नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आशीष पाठशाला पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा एसटीए का एग्ज़ाम करीब 18 अगस्त को होने वाला है, तो उसी के लिहाज से यहाँ पर एक सीरीज़ चलाई जा रही है जिसमें प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम एनालिसिस है पहले उनको किया जाएगा, फिर जो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से महत्वपूर्ण सामग्री होगी उसको कवर कराने का प्रयास किया जाएगा। तो खैर, हम सभी लोगों ने करीब जो 30 क्वेश्चन है उन सभी लोगों को किया था। आज हम सभी लोग अपने आगे प्रश्न पर बात करेंगे। तो हमारा अंतिम प्रश्न था दोस्तों, पूर्व के लेक्चर में निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग के साथ स्तंभों में शामिल नहीं है। तो इसके सही जवाब की अगर बात की जाए तो इसका सही जवाब दोस्तों था रोजगार सृजन, इसमें शामिल नहीं है। जबकि अतिरिक्त बात की जाए इसमें करीब 7 स्तंभ शामिल हैं। कौन कौन से? तो प्रो पीपल हो गया आपका, प्रोएक्टिविटी, पार्टिसिपेशन, एम्पावरिंग, समानता, समावेशी और पारदर्शिता। इन सब पर हम सभी लोगों ने पूर्व के लेक्चर में बात कर ली थी। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे, अपना जो अगला क्वेश्चन उस पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा यह है दोस्तों कि एक व्यक्ति कार को 10% हानि पर अपने मित्र को एक कार को 10% हानि पर अपने मित्र को बेचता है। यदि उसका मित्र उस कार को 54,000 रुपये में बेचकर 20% लाभ पर प्राप्त करता है तो कार का वास्तविक मूल्य क्या होगा। यहाँ पर कार के वास्तविक मूल्य की बात की जा रही है, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। हालांकि मैंने पहले पूर्व में ही बात की है दोस्तों, यहाँ पर मैथ और रीजनिंग के सवालों को छोड़ते हुए चलेंगे क्योंकि इनका वेटेज कम होता है, आपके पास समय कम। खैर, इसको समझ लेते हैं मोटे तौर पर। तो कार का अगर हम मान लेते हैं कि कार का क्रय मूल्य क्या है, आपका कार का क्रय मूल्य क्या है, एक्स है। तो 10% यहाँ हानि की बात की जा रही है। कितना बात की जा रही है? 10% हानि की बात की जा रही है। और 10% हानि के बाद कार का आपका मूल्य क्या हो जाएगा? 10% हानि के बाद कार का मूल्य कितना हो जाएगा? तो 90x/100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 90x/100 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो कह रहा है कि इसको 20% लाभ प्राप्त करता है। कितना लाभ प्राप्त करता है? तो कह रहा है कि 20% लाभ प्राप्त कर इसको 54,000 रुपये में बेचा है उसने। तो 20% लाभ, अगला आपका बिंदु क्या हो जाएगा? 20% लाभ प्राप्त कर 54,000 रुपये में बेचा उसने। तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर हल करने की बात करें तो यहाँ पर 90x/100 हो गया, इंटू 20% का लाभ प्राप्त किया। मान लेते हैं 100 हुआ आपका, 20% का लाभ हुआ तो 120 हो गया। तो 120 हो गया आपका बटे 100 हो गया। कितना लाभ उसने कितने रुपए में उसको बेचा? तो 54,000 रुपये में उसने उसको बेच दिया। अब इसको अगर हम सभी लोग काटे पीटेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 50,000 रुपये करीब। कितना हो जाएगा? तो 50,000 रुपये हो जाएगा। काटने पीटने पर अगर बात की जाए इसका वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 50,000 हो जाएगी। समझते हैं कि क्रय मूल्य x मान लिया आप लोगों ने 10% हानि के बाद। तो मान लेते हैं किसी वस्तु का मूल्य अगर 100 रुपये तो उस पर 10% की हानि हुई तो कितना बचा? 90 बच जाएगा। तो 90x/100 हो गया। वहीं कह रहा है कि 20% लाभ प्राप्त कर तो उसको 54,000 रुपये में बेच दिया गया। तो 20% का लाभ का तात्पर्य हो जाएगा आपका 120। तो 120/100 हो गया और उसने 54,000 रुपये में बेच दिया। 54,000 रुपये बराबर में हो गया आपका। इसको अगर कैंसिल करेंगे हम सभी लोग तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 50,000 रुपये हो जाएगा। आपका बी जो ऑप्शन है दोस्तों सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि निम्नलिखित में से, अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड जीता। यहाँ पर किस अवार्ड की बात की जा रही है? तो यहाँ पर बात की जा रही है कि फीचर फिल्म का पुरस्कार किसने जीता था। तो आपके ऑप्शंस हैं धनुष, द दास्तान फाइल, मरक्कर, लायन ऑफ द अरेबियन सी, जलीकट्टू। हालांकि ये उस समय के करंट अफेयर्स के प्रश्न शामिल किए गए। तो अगर उस समय के करंट अफेयर की बात करें तो उस समय के लिहाज से इसका सही जवाब क्या था आपका? मरक्कर, लायन ऑफ द अरेबियन सी था दोस्तों। तो उस समय 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो प्रदान किए गए थे उसके अंतर्गत मरक्कर ऑफ द लायन ऑफ द अरेबियन सी दोस्तों फीचर फिल्म का उसने पुरस्कार जीता था। वहीं बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का पुरस्कार छिछोरे के द्वारा जीता गया था।
और बेस्ट एक्टर की बात करें, बेस्ट एक्टर का जो किसने जीता था दोस्तों, तो बेस्ट एक्टर का मनोज बाजपेयी जी के द्वारा और धनुष जी के द्वारा जीता गया था। वहीं सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर की अगर हम बात करें तो संजय पूरन सिंह चौहान जी के द्वारा जीत प्राप्त करी गई थी। तो खैर ये उस समय का करंट अफेयर, तो उस समय के करंट अफेयर की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वर्तमान समय में चीजों में परिवर्तन होता रहता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि भारत में के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में क्षारीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। यहाँ पर आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सा एक ऐसा राज्य है जहां पर क्षारीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। तो आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या फिर कोई नहीं। तो अगर इन ऑप्शंस के लिहाज से बात की जाए दोस्तों तो उत्तर प्रदेश में देश की सर्वाधिक क्षारीय मृदा का क्षेत्रफल है। और वहीं क्षारीय मृदा के अगर उपचार की बात की जाए कि क्षारीय मृदा का उपचार कैसे किया जाता है, उसको नियंत्रित में कैसे लाया जाता है ताकि जो भूमि है दोस्तों उपजाऊ हो सके, तो आपका सही जवाब हो जाएगा जिप्सम। खैर यहाँ पर बात की जा रही है कि क्षारीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन सा है। आपके ऑप्शंस के लिहाज से बात की जाए तो उत्तर प्रदेश आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और यह मतलब कह सकते हैं कि जो क्षारीयपन मृदा में मिट्टी में जो क्षारीयपन आ जाता है किसके कारण से हो जाता है, तो सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सभी क्या होते हैं लवण मृदा की ऊपरी सतह पर निक्षेपित हो जाते हैं, जिसके कारण से मृदा में क्षारीयपन आ जाता है। और क्षारीय मृदा के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट बिंदु, इसको नोट कर लेते हैं कि क्षारीय मृदा के उपचार के लिए किसका प्रयोग करते हैं। क्षारीय मृदा के उपचार के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो क्षारीय मृदा के अगर उपचार के लिए किसका प्रयोग करते हैं इसकी बात करें हम सभी लोग तो जिप्सम का प्रयोग करते हैं। यहां पर जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता है क्षारीय मृदा को बेहतर बनाने के लिए। वहीं किस कारण से यह हो जाता है क्षारीय, तो सोडियम हो गया आपका, ठीक है, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गए, ऐसे ही मैग्नीशियम हो गया। इन सबके जो लवण होते हैं दोस्तों मृदा की ऊपरी सतह पर क्या हो जाते हैं, निक्षेपित हो जाते हैं, जिसके कारण से मिट्टी में हमें क्षारीयता की स्थिति को देखने को मिलती है। फिर अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, बढ़ते हैं कि सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो आपके ऑप्शंस क्या हैं इनको देखते हैं कि सुरेश तेंदुलकर शहरी क्षेत्रों में बीपीएल की गणना, एनसी सक्सेना गरीब रेखा निर्धारण 2005, अमर्त्य सेन ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल गणना, या फिर एएसआर हासिम गरीब क्षमता का दृष्टिकोण। तो इसके सही जवाब क्या हो जाएंगे दोस्तों, एक एक करके हम सभी लोग इसको समझते हुए चलते हैं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा बी, इसका 2, 3, 4 और 1। तो सुरेश तेंदुलकर के द्वारा क्या किया गया था, सुरेश तेंदुलकर के द्वारा गरीबी रेखा का निर्धारण 2005 के द्वारा किया गया था। आप सभी लोगों ने जब अर्थशास्त्र पढ़ी होगी तो उसमें देखने को मिला होगा कि जो गरीबी रेखा का निर्धारण करने से संबंधित जो समितियों का गठन किया गया था उसमें सुरेश तेंदुलकर जी भी शामिल थे। तो खैर गरीबी रेखा निर्धारण जो 2005 था उसमें अगर बात की जाए उसका सही मिलान किससे होगा, तो सुरेश तेंदुलकर जी से होगा। एनसी सक्सेना महोदय जो है उनके द्वारा क्या किया गया था, ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल की गणना करी गई थी। तो एनसी सक्सेना का संबंध किससे है, ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल गणना से संबंधित। तो आपका ए का हो जाएगा सेकंड पार्ट और बी का हो जाएगा थर्ड, बचा आपका सी और डी। तो अंतर सेन का संबंध गरीबी क्षमता के दृष्टिकोण से है, किससे संबंधित है, तो गरीबी क्षमता का दृष्टिकोण से संबंधित अंतर सेन का है। अब बचे हुए एसआर हासिम जी हैं तो इनका संबंध शहरी क्षेत्रों में बीपीएल गणना से। तो यहाँ पर कुछ चीजें समझने वाली हैं मित्रों कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल गणना है वो एनसी सक्सेना के माध्यम से, मैं इधर नोट कर दे रहा हूं ताकि आप सभी लोग कंफ्यूज ना हो। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की जो बीपीएल गणना है ग्रामीण क्षेत्रों की बीपीएल गणना जो है दोस्तों
उसके अंतर्गत अगर हम बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बीपीएल गणना एनसी सक्सेना महोदय के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई? तो एनसी सक्सेना जी के द्वारा की गई। ठीक है। और वही शहरी क्षेत्रों में जो बीपीएल गणना हुई वह एसआर हासिम जी के द्वारा हुई। तो शहरी क्षेत्रों की बीपीएल गणना शहरी क्षेत्रों की जो बीपीएल गणना है वह एसआर हासिम जी के द्वारा हुई। अब आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि सुरेश तेंदुलकर गरीबी रेखा निर्धारण 2005 से संबंधित है। एनसी सक्सेना जो है ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल गणना से संबंधित है, जबकि अंतरसेन गरीबी क्षमता के दृष्टिकोण से संबंधित है। वहीं एसआर हासिम शहरी क्षेत्रों में बीपीएल गणना से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है? अगला हमारा प्रश्न है कि एक संग्रहालय में रविवार को दर्शकों की संख्या 510 है तथा अन्य सभी दिन 240 है। ठीक है। यदि महीना 30 दिन का हो और 1 तारीख को रविवार हो तो उस महीने में दर्शकों की औसत संख्या कितनी है? तो आपका प्रश्न है कि मतलब एक संग्रहालय में रविवार को दर्शकों की संख्या 510 है तथा अन्य सभी दिन 240 है। यदि महीना 30 दिन का हो और 1 तारीख को रविवार हो तो उस महीने में दर्शकों की एवरेज संख्या कितनी है? तो समझते हैं इसको। अगर आपका 1 तारीख को रविवार है, यहां पर कहा जा रहा है कि अगर 1 तारीख को आपका रविवार है, यदि 1 को क्या है आपका 1 को रविवार है तो 8, 15, 22 और 29 को भी क्या होगा? रविवार होगा। तो महीने में हम कह सकते हैं कि 5 रविवार और 25 अन्य दिन होंगे। तो महीने में 5 रविवार होंगे, जबकि 25 क्या होंगे? अन्य दिन होंगे। जबकि 25 दोस्तों क्या होंगे? अन्य दिन होंगे। ठीक है। तो 1 को अगर रविवार है तो 8, 15 और 22 और 29 को भी क्या होगा? रविवार होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 5 रविवार तथा 25 अन्य दिन होंगे। अगर 5 रविवार को दर्शकों की कुल संख्या कितनी हो गई? 5 रविवार को दर्शकों की कुल संख्या कितनी हुई? पांच रविवार को दर्शकों की कुल संख्या 5 गुणे 510 हो गया आपका। 5 गुणे 510 हो गई। तो कुल हो गए आपके 2550। ठीक है। वहीं 25 दिनों में दर्शकों की संख्या कितनी हो गई? 25 गुणे आपका 240 हो जाएगा। कितना? तो 25 दिनों में 25 गुणे 240 हो जाएगा। तो आपका करीब कितना हो जाएगा? 6000 हो जाएगा। ठीक है। तो कुल दर्शक कितने हो गए आपके? 6000 प्लस 2500 2550। तो कुल कितने हो गए आपके? कुल हो गए आपके 6000 प्लस 2550। तो कितने हो गए आपके? 8550। ठीक है। तो कुल कितने हो गए आपके? 8550। तो एवरेज की अगर बात की जाए, जब आप सभी लोग एवरेज निकालते हैं तो क्या होता है? यहाँ पर कुल दर्शक बटे कुल दिन हो गया। ठीक है। तो औसत की यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है आपसे, औसत की बात की जा रही है। जब औसत आप निकालेंगे तो आपका कुल दर्शक हो जाएगा और कुल दिन हो जाएगा अपान में उसके। तो 8550 अपान 30 हो जाएगा। तो इसका एक जीरो काट देंगे आप सभी लोग। 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 और 3 पच्चे 15। तो आपका कितना सही जवाब हो जाएगा? 285।
285 दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी लोग समझ पाए होंगे। एक बार फिर से इसको समझते हैं कि एक संग्रहालय में रविवार को दर्शकों की संख्या 510 है तथा अन्य सभी दिन कह रहा है कि 240 है। यदि महीना 30 दिन का है और 1 तारीख को रविवार है तो उस महीने में दर्शकों की औसत संख्या कितनी? जब 1 को रविवार है दोस्तों तो 1 के 7 दिन बाद 8 को भी रविवार होगा, उसके 7 दिन बाद 15 को रविवार होगा, उसके 7 दिन बाद 22 को रविवार होगा, वहीं उसके 7 दिन बाद 29 को रविवार होगा। महीने में तो इसको यार हम कह सकते हैं कि महीने में 5 रविवार जबकि 25 अन्य दिन होंगे। 5 रविवार को दर्शकों की अगर हम कुल संख्या निकालें तो 5, जब 1 रविवार की यहाँ बात की जा रही है 510 है तो 5 रविवार की कितनी हो जाएगी? 5 गुणे 510, तो आपका कुल हो जाएगा 2550। यही इसी प्रकार हम सभी लोग जब 25 दिनों में निकालेंगे दर्शकों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 25 गुणे 240, तो आपका कुल कितना हो जाएगा? 6000 हो जाएगा। ठीक है, अब हम कुल दर्शकों की बात करेंगे तो अगर इन दोनों को आपस में जोड़ने पर हमें 8550 प्राप्त होगा। चूंकि पूछ रहे हैं यहाँ पर औसत संख्या कितनी होगी, तो जब औसत संख्या हम सभी लोग निकालेंगे तो आपका कुल दर्शक हो जाएगा और कुल दिन हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको डिवाइड करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? 285 आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि ए बी के दक्षिण में है, ठीक है, और तथा सी जो है बी के पूर्व में है, पूर्व की ओर, तो ए और सी के संदर्भ में किस दिशा में होंगे? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा डी, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। आइए इसको समझते हैं कैसे होगा। कह रहा है कि यदि ए बी के जो दक्षिण में है, ठीक है, मान लेते हैं जो यहां पर बी ये हो गया आपका, इसको ऐसे समझते हैं, ये बिंदु आपका मुख्य बिंदु है। कह रहा है कि बी जो है, ए जो है दोस्तों बी के दक्षिण में है, तो बी आपका यहां हो गया, ठीक है, उत्तरी दिशा में, तभी तो ये आपका दक्षिणी दिशा में होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सी जो है बी के पूर्व की ओर है, तो ये हो गई लाइन आपकी सी की। तो कह रहा है कि सी जो है बी के पूर्व में, तो सी जो हो जाएगा बी के पूर्व में हो गया, ए हो गया बी के दक्षिण में हो गया। आगे बढ़ते हैं कि ए सी के संदर्भ में किस दिशा में है, तो यहां पर पूछा जा रहा है कि जो ए है दोस्तों, ये बिंदु है आपका, ये सी के किस दिशा में है, तो ये तो हो गया आपका दक्षिण, और सी से इधर अगर आप बढ़ेंगे तो ये इलाका आपका पश्चिम कहलाएगा, तो दक्षिण और पश्चिम दिशा में हो जाएगा। अब इसको अगर एक बिंदु की ये ऐसे इसको पूछ रहा है, ठीक है, कि कह रहा है कि जो ए है सी के संदर्भ में किस दिशा में है। अच्छा, अगर हम सभी लोग ऐसे समझते हैं, जैसे इधर एक आप ले लेते हैं, दिशाओं के ज्ञान की बात की जाए, ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे दिशाओं के अगर हम ज्ञान की बात करते हैं तो ये तो आपका हो गया उत्तर, ठीक है, ये हो गया आपका दक्षिण, ये हो गया आपका पूर्व, ये हो गया आपका पश्चिम। अब अगर इस बिंदु की बात की जाए तो आपका क्या कहलाएगा? उत्तर पूर्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उत्तर पूर्व कहलाएगा, ठीक है। तो वहीं इस बिंदु की बात की जाए तो ये दक्षिण पूर्व कहलाएगा, दक्षिण पूर्व कहलाएगा। और अगर इस बिंदु की बात की जाए ये क्या कहलाएगा? दक्षिण और पश्चिम कहलाएगा। यहाँ पर ये क्या कहलाएगा? दक्षिण और पश्चिम कहलाएगा। वहीं यदि इस बिंदु की बात की जाए तो ये उत्तर और पश्चिम कहलाएगा, ये उत्तर और पश्चिम कहलाएगा। तो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है आपसे? यहाँ पर इस बिंदु को पूछा जा रहा है दोस्तों, इस बिंदु को पूछा जा रहा है कि ए जो है इस किसके लिहाज से, तो दक्षिण और पश्चिम के लिहाज से ये सही हो जाएगा। आपका आंसर इसका यही सही माना जाएगा कि आपका दक्षिण और पश्चिम, क्योंकि अगर इधर आप चलेंगे तो पश्चिमी इलाका भी होगा, तो हालांकि हम सभी लोग इधर तिरछा चल रहे हैं, टेढ़े दिशा में चल रहे हैं, क्योंकि अगर इसको सही आप सभी लोग सीधा करेंगे तो धीरे धीरे ऐसा ही होता जाएगा, पश्चिमी दिशा की ओर आप सभी लोग दूरी तय कर रहे हैं। निम्नलिखित में से एक परजीवी खाद्य श्रृंखला में संख्या के पिरामिड का आकार कौन सा होगा? गोलाकार या फिर आयताकार या फिर सीधा या उल्टा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा आपका। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उल्टा।
परजीवी जो खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं उसमें संख्याओं का जो पिरामिड होता है उल्टा होता है। यहाँ पर खाद्य श्रृंखला में संख्या का पिरामिड जो होता है दोस्तों किस प्रकार होता है, तो उल्टा होता है। संख्या का पिरामिड बनता है वह उल्टा बनता है। इस मामले में प्राथमिक उत्पाद ऐसे पौधे होते हैं जिनकी संख्या सबसे कम होती है। तो प्राथमिक जो अगर उल्टा आपका पिरामिड बनेगा तो प्राथमिक उत्पादों की संख्या क्या होगी, सबसे कम होगी। और उसके बाद जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं जिन्हें सभी लोग शाकाहारी कहते हैं, फिर उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता जो होते हैं वो परजीवी होते हैं। तो और इसी प्रकार यह जो पिरामिड होगा बनता जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जो खाद्य श्रृंखला में संख्या के पिरामिड के का आकार कौन सा होगा, तो इसका संख्या का आकार उल्टा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टोल फ्री नंबर किसान कॉल सेंटर के संबंध में सही है। आपके ऑप्शन है 1800, 180 या फिर 1551। ये आपका ए ऑप्शन दिया गया 1800, 180 या फिर 1551। अगला विकल्प है आपका 1800, 180, 1503, 1800, 180, 1235, 1800, 180 या 1253। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए। जो किसान कॉल सेंटर जो उनको किसान कॉल सेंटर के लिए जो टोल फ्री नंबर प्रदान किया गया है किसानों को, जिससे वे अपनी समस्याओं का समाधान कर सके, किसी प्रकार की समस्या के मामले में उचित प्रकार की सलाह प्राप्त कर सके। तो किसान कॉल सेंटर के लिए टोल फ्री नंबर है 1800-180-155 अर्थात 1800, 180, 1551। आगे बढ़ते हैं कि उत्तरोत्तर बट्टा A% तथा B% तुल्य है, किसके तुल्य है, जो बट्टा कौन सा सही, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा A प्लस B माइनस AB अपान 100। तो उत्तरोत्तर बट्टा जो A% तथा B% तुल्य बट्टा किसके है, तो A प्लस B माइनस AB अपान 100 के तुल्य बट्टा दोस्तों सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी झील दो भारतीय राज्यों की साझेदारी में है। आपके ऑप्शन है चिल्का झील, पुलिकट झील, लोनार झील और सांभर झील। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जो पुलिकट झील। निम्नलिखित में से कौन सी एक झील दो भारतीय राज्यों की साझेदारी में है। तो पुलिकट जो झील है दोस्तों तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा में फैली हुई है, विस्तृत है। तो पुलिकट झील किन दो राज्यों के बीच में साझेदारी पर है, तो दोनों राज्यों का नाम क्या है, तो तमिलनाडु पुलिकट झील दोस्तों तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की सीमा पर फैली हुई है। ठीक है, हालांकि इसका ज्यादातर जो हिस्सा है आंध्र प्रदेश के पास है। तो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत इसका करीब कितना हिस्सा आता है दोस्तों, तो 96% करीब आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। और यह किस प्रकार की झील है, पुलिकट झील एक प्रकार से कह सकते हैं कि यह लैगून झील का उदाहरण है तथा भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो पुलिकट झील सबसे बड़ी बात तो यह है कि लैगून झील का उदाहरण है। क्या है, तो यह लैगून झील का उदाहरण है। और इससे एक अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील। तो अगर बात की जाए पुलिकट झील की किन दो भारतीय राज्यों के मध्य साझेदारी के रूप में शामिल है, तो तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश। हालांकि आंध्र प्रदेश के पास इसका लगभग 96% है। जो एक प्रकार से पुलिकट झील लैगून झील का उदाहरण है और दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सहकारिता का सिद्धांत का भाग नहीं है। खुला और स्वैच्छिक संस्था का सिद्धांत, प्रजातांत्रिक संगठन का सिद्धांत, किसानों की सेवा समिति या फिर सेवाओं का सिद्धांत। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, किसानों की सेवा समिति। आपका सही जवाब किसानों की सेवा समिति हो जाएगा। जो एक बार से कह सकते हैं कि कौन सा सहकारिता के जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत शामिल नहीं है।
अब बात करते हैं कि कौन कौन शामिल है। तो सहकारिता के सिद्धांत निम्नलिखित होते हैं। कौन कौन हो सकते हैं? प्रजातांत्रिक संगठन का सिद्धांत हो गया आपका, ठीक है, खुला और ये हो गया आपका खुला और स्वैच्छिक संस्था का सिद्धांत हो गया, और किसानों की सेवा समिति, सदस्य आर्थिक भागीदारी, स्वायत्तता स्वतंत्रता, शिक्षा प्रशिक्षण और सूचना, समुदाय के लिए चिंता। तो पूछ रहा है यहाँ पर दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सहकारिता का सिद्धांत नहीं है, ठीक है। सेवाओं का सिद्धांत, तो पहले इसको समझते हैं कि कौन कौन से हैं, ठीक है। जरा इसको पहले देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सहकारिता का सिद्धांत है, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको भी नोट करते हुए चलते हैं कि पहला आपका कौन हो गया? खुला और स्वैच्छिक खुला और स्वैच्छिक संस्था का सिद्धांत। थोड़ा कंफ्यूजन है दोस्तों, तो पहले इसको समझ लेते हैं कि कौन कौन से हैं इसमें सिद्धांत। तो यहां पर पूछ रहा है कि नहीं है, तो खुला और स्वैच्छिक सिद्धांत दोस्तों सहकारिता का सिद्धांत के अंतर्गत शामिल है, तो ये तो आपका सही हो जाएगा कि मतलब ये है, ठीक है। अब बात करते हैं अगला कौन सा आपका प्रजातांत्रिक संगठन का सिद्धांत। यह भी है प्रजातांत्रिक संगठन का सिद्धांत। प्रजातांत्रिक संगठन का सिद्धांत भी, यहाँ पर किसानों की सेवा, जो किसानों की सेवा समिति है, यह भी एक प्रकार से सहकारिता के सिद्धांत के अंतर्गत शामिल है। किसानों की सेवा समिति, तो खुला और स्वैच्छिक संस्था का सिद्धांत भी, प्रजातांत्रिक संगठन का सिद्धांत भी है, किसानों की सेवा समिति का सिद्धांत भी। तो इसमें से कह रहा है कि कौन सा सहकारिता का सिद्धांत नहीं है, भाग नहीं है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन के अनुकूल अगर बात की जाए तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सेवाओं का सिद्धांत दोस्तों सहकारिता का सिद्धांत नहीं है, ठीक है। आगे बात करें और कौन कौन से दोस्तों इसमें शामिल है। तो किसानों की आपकी सेवा समिति का सिद्धांत शामिल हो गया, सदस्य आर्थिक भागीदारी हो गई, कौन सी हो गई? तो सदस्य आर्थिक भागीदारी, सदस्य आर्थिक भागीदारी भी सहकारिता का सिद्धांत हो गया। शिक्षा प्रशिक्षण और सूचना हो गया, और क्या हो गया आपका? शिक्षा प्रशिक्षण सूचना, ये सभी हो गए। समुदाय के लिए चिंता, समुदाय के लिए चिंता हो गया। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सहकारिता का सिद्धांत का भाग नहीं है। आपके ऑप्शन से खुला और स्वैच्छिक संस्था का सिद्धांत, यह भी है। प्रजातांत्रिक संगठन का सिद्धांत, यह भी है। किसानों की सेवा समिति का सिद्धांत, यह भी है। तो बचा हुआ सेवाओं का सिद्धांत यह नहीं है। बाकी अन्य कौन कौन से? सदस्य आर्थिक भागीदारी का सिद्धांत, शिक्षा प्रशिक्षण और सूचना का सिद्धांत, समुदाय के लिए चिंता का सिद्धांत, स्वायत्तता और स्वतंत्रता के सिद्धांत, ये सभी सहकारिता के सिद्धांत के अंतर्गत शामिल है। आगे बढ़ते हैं कि HANPV जैविक नियंत्रण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? माहू कीट के लिए, चना की फली छेदक के लिए, या फिर जेसिड के लिए, या फिर धान का तना छेदक के लिए। तो कहा जा रहा है कि दोस्तों कि यहाँ पर HANHA किसकी बात हो रही? HANPV या किसके लिए? आपका सही जवाब क्या हो जाएगा फिर? चना का कई फली छेदक। तो जैविक नियंत्रण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? चने के फली छेदक जो इसमें लगता है दोस्तों, बेधक कीट लगता है, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? NCIPM नई दिल्ली, NBAIR कोयम्बटूर, DPP TVS फरीदाबाद, NIP
HM हैदराबाद। तो हम सभी लोग समझते हैं कि इसमें से कौन सा, पहले तो देखते हैं कौन कौन से सही है। ठीक है, तो आपका इधर नोट करते हुए चलते हैं कि NCIPM यह कहाँ स्थित है दोस्तों? नई दिल्ली में स्थित है। तो ये तो हो गया सही। हालांकि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नहीं सुमेलित है। अभी बात करेंगे कौन सा एक ऐसा है तो नहीं सुमेलित है। तो NCIPM न्यू दिल्ली में स्थित है। अगला हो गया आपका NBAIR। NBAIR ये कहाँ स्थित है आपका? बेंगलुरु में स्थित है। तो NBAIR आपका बेंगलुरु में स्थित है। यहाँ आपका ऑप्शन दिया हुआ है कि कोयम्बटूर में स्थित है। तो आपका क्या हो जाएगा? यही सही। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो NBAIR सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि यह दोस्तों कोयम्बटूर में स्थित है। तो इस प्रश्न के लिहाज से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यह सुमेलित नहीं है। बाकी DPAQS कहाँ स्थित है? फरीदाबाद में स्थित है। वहीं NIPHM हैदराबाद में स्थित है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यह भी सही, एक प्रकार से कह सकते हैं कि यह भी आपके लिए मिलान करने वाला एक प्रश्न है। तो खैर समझते हैं इसको। पहले समझते हैं कौन किसके अंतर्गत रोग लगता है। तो यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, तो जो चारकोल राट है यह किसमें लगता है? तो बंध्यता दोस्तों किसमें लगती है? बंध्यता अरहर में लगती है, अरहर में। ठीक है। पत्ती का जो जीवाणु झुलसा रोग किसमें लगता है? पत्ती का जीवाणु झुलसा या किसमें लगता है? पत्ती का जीवाणु झुलसा या तो धान में लगता है। तो बंध्यता आपका अरहर हो गया, पत्ती का जीवाणु झुलसा धान हो गया। यह भी सही जवाब हो गया। ब्लैक रस्ट दोस्तों लगता है, यह जौ में लगता है। ब्लैक रस्ट किसमें लगता है? तो जौ में लगता है। बचा चारकोल रॉट है आपका। जो चारकोल रॉट है वो गन्ना में नाग लग करके जो चारकोल सड़न है दोस्तों, यह किसमें लगता है? सोयाबीन और ज्वार के अंतर्गत, सोरगम में लगता है। सोयाबीन और सोरगम में लगता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? स्टेलिटी जो हो गई आपकी अरहर के अंतर्गत लगेगी। बैक्टीरियल लीफ ऑफ ब्लाइट जो धान के अंतर्गत लगेगी। वहीं ब्लैक रस्ट जो है बार्ली में लग जाता है। तो बात हो जाए चारकोल रॉट की, तो सोयाबीन और सोरगम में लगता है, ना कि गन्ने में हमें ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो आपका यही हो जाएगा चारकोल सड़न जो गन्ने में नहीं लगता है। सोरगम सोयाबीन के ऑप्शन के हिसाब से यही सही माना गया है। फिर आगे बढ़ते हैं कि संचार की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा एक श्रव्य साधन। यहाँ पर श्रव्य साधन का बात की जा रही है। श्रव्य साधन जो वे होते हैं जिनको सुना जा सकता है। ठीक है। तो अगला हमारा प्रश्न है 45 नंबर। आपके ऑप्शन है कठपुतली तमाशा, स्लाइड शो, ड्रामा या फिर जन संबोधन प्रणाली। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? जन संबोधन प्रणाली। यह एक कैसे कह सकते हैं कि श्रव्य साधन का उदाहरण है। ये किसके अंतर्गत शामिल है? तो दृश्य के अंतर्गत शामिल है। ये किसमें शामिल है? तो दृश्य में शामिल है। जो कठपुतली तमाशा हो जाएगा आपका, ये आपका किसमें शामिल है? ये दृश्य में शामिल है और श्रव्य में शामिल है, क्योंकि जब आप बात करते हैं या बोलती भी है, देखते भी हैं, तो दृश्य श्रव्य साधन हो गया। दृश्य श्रव्य साधन कठपुतली हो गया। ठीक है। दृश्य का तात्पर्य हो गया देखना और श्रव्य का तात्पर्य क्या हो गया? सुनना हो गया। स्लाइड शो दृश्य के अंतर्गत आ गया। श्रव्य साधन एवं दृश्य के अंतर्गत आपका कठपुतली हो गया। और इसमें क्या होगा? जो नौटंकी वगैरह तमाशे वगैरह ये सभी हो गए। तो ये तो हो गया कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि न्यूट्रीपोनिक्स क्या है। न्यूट्रीपोनिक्स की अगर बात की जा रही है कि इसमें क्या है, तो आपके ऑप्शन है मृदा में खेती, पानी में खेती, पोषक तत्वों में खेती या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा?
न्यूट्रीपोनिक्स किसे कहते हैं? पोषक तत्वों में खेती। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। न्यूट्रीपोनिक्स जो होते हैं क्या है? पोषक तत्वों में खेती हो जाएगी, इसका सही जवाब माना जाएगा। ठीक है। हर्बिगेशन किसे कहते हैं? तो हर्बिगेशन जो सिंचाई जल के साथ खरपतवार नाशी जब दिए जाते हैं तो उनको हम सभी लोग हर्बिगेशन कहते हैं। फर्टिगेशन किसे कहते हैं? जो सिंचाई करने वाला जो जल होता है उसके साथ जब उर्वरक को दिया जाता है तो वो फर्टिगेशन के अंतर्गत शामिल होता है। ये कई बार पूछे हुए बिंदु, तो इसको बात कर लेते हैं कि फर्टिगेशन का तात्पर्य क्या है। तो फर्टिगेशन आपका सिंचाई जल हो गया, और आपका क्या हो गया? उर्वरक हो गया। हर्बिगेशन क्या हो गया आपका? हर्बिगेशन में जब सिंचाई करने वाला जो जल होता है उसके साथ जब खरपतवार नाशी को दिया जाता है तो हम सभी लोग उसको हर्बिगेशन कहते हैं। सिंचाई जल हो गया आपका, और क्या हो गया? खरपतवार नाशी हो गए। तो न्यूट्रीपोनिक्स पोषक तत्वों की खेती हो गई, पोषक तत्वों में खेती हो गई। फर्टिगेशन आपका सिंचाई जल के साथ जब उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाता है, और हर्बिगेशन के अंतर्गत जब सिंचाई जल के साथ खरपतवार नाशी का इस्तेमाल किया जाता है तो उसे हम सभी लोग हर्बिगेशन कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि आम की प्रजाति सिंधु, जो आम की प्रजातियां हैं सिंधु किसकी किसकी संकर के अंतर्गत विकसित हो गई? तो सिंधु का विकास आपके ऑप्शन है नीलम तथा दशहरी, दशहरी तथा रत्ना, या फिर रत्ना और अल्फांसो। ये अंतिम विकल्प आपका है कि अल्फांसो को रत्ना के साथ अगर क्रॉस किया जाए तब सिंधु संकर का सिंधु जो किस्म है इसका विकास हुआ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? रत्ना तथा अल्फांसो, जब इनका आपस में क्रॉस किया गया तो सिंधु नामक किस्म का विकास हुआ। अब अतिरिक्त बिंदुओं की बात करें तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी आपका हो जाएगा कि रत्ना तथा अल्फांसो के क्रॉस से सिंधु नामक संकर किस्म का विकास हुआ, जो कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि यह आम की किस्म है। तो जब संकर नीलम तथा दशहरी का कराया गया, जो एनडी किस्में हैं अर्थात नीलम एवं जब दशहरी का क्रॉस आपस में हुआ तो मल्लिका नामक किस्म का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? मल्लिका नामक किस्म का विकास हुआ। और नीलम तथा अल्फांस, जब अगली हमारी कौन सी किस्म होगी? जब नीलम तथा अल्फांसो, नीलम तथा अल्फांसो का आपस में जब क्रॉस कराया गया तो रत्ना का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? रत्ना का विकास हुआ। जब दशहरी तथा नीलम का विकास आपस में क्रॉस किया गया, जब किसका किसका? तो दशहरी तथा नीलम का आपस में क्रॉस हुआ तो आम्रपाली का विकास हुआ। जब दशहरी तथा नीलम का आपस में क्रॉस हुआ तो आम्रपाली का विकास हुआ। वहीं जब अल्फांसो तथा जनार्दन पसंद का जब आपस में क्रॉस कराया गया तो अर्का अनमोल का विकास हुआ। किसका किसका? तो अल्फांसो का क्रॉस जनार्दन पसंद के साथ किया गया। तो किसका विकास हुआ? अर्का अनमोल का विकास हुआ। एक बार फिर से समझते हैं क्योंकि यह महत्वपूर्ण बिंदु है कि आम की प्रजाति सिंधु किसकी संकर किस्म का उदाहरण है। तो जब रत्ना तथा अल्फांसो का आपस में जब क्रॉस कराया गया तो सिंधु नामक संकर किस्म का विकास हुआ। वहीं जब नीलम तथा दशहरी नामक किस्म का आपस में क्रॉस कराया गया तो मल्लिका नामक किस्म का विकास हुआ। ठीक है। जब नीलम और अल्फांसो को आपस में क्रॉस कराया गया तो रत्ना नामक किस्म का विकास हुआ। जब दशहरी तथा नीलम का आपस में क्रॉस कराया गया तो आम्रपाली नामक एक आम की संकर किस्म का विकास हुआ। इसके अतिरिक्त जब अल्फांसो तथा जनार्दन पसंद का आपस में जब क्रॉस कराया गया तो अर्का अनमोल का विकास हुआ। ये सभी आम की किस्में हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं, तो इनको याद रखिए आप सभी लोग।
आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका कथन ए है कि क्राइजीन स्थानांतरित कर कीट प्रतिरोधी कपास की ट्रांसजेनिक प्रजाति विकसित की गई। आपका ए कथन क्या कह रहा है कि क्राइजीन स्थानांतरित कर कीट प्रतिरोधी कपास की ट्रांसजेनिक प्रजाति विकसित की गई। वहीं आर कह रहा है कि क्राइजीन जीवाणु से प्राप्त किया गया। तो इसका सही जवाब क्या है? दोनों ए तथा आर सही या फिर और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला आपका ऑप्शन ए हो गया। बी ऑप्शन क्या है कि ए और आर सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला बिंदु आपका हो गया ए सही है परंतु आर गलत है, जबकि अगला बिंदु हो गया आपका ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? दोनों ए आर जो सही है, ए और आर सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। जीवाणुओं से जो प्राप्त क्राइजीन को स्थानांतरित कर कीट प्रतिरोधी कपास की ट्रांसजेनिक प्रजाति विकसित की जाती है। ठीक है, तो हालांकि ए आर सही तो है, आपका कथन ए भी सही है, कथन बी सही है, किंतु ये जो है दोस्तों एक जो आर बिंदु है जो आर है ये ए की सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि कह रहा है कि क्राइजीन स्थानांतरित कर कीट प्रतिरोधी कपास की ट्रांसजेनिक प्रजाति विकसित की गई। ये भी सही बात। क्राइजीन जीवाणु से प्राप्त किया गया, ये भी सही बात है, किंतु ये सही व्याख्या नहीं करता है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो कथन ए है या बी का एक सही प्रकार से स्पष्टीकरण नहीं है। जीवाणु से प्राप्त क्राइजीन को स्थानांतरित करके कीट प्रतिरोधी कपास की ट्रांसजेनिक जो प्रजाति है उसको विकसित किया जाता है, उसका विकास किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी एक आम की डबल संकर किस्म है? सिंध, अल्फांसो, नीलम या फिर अर्का सुप्रभात। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? अर्का सुप्रभात एक डबल संकर क्रॉस किस्म है। कौन सी डबल क्रॉस संकर किस्म का उदाहरण कौन सा है? तो अर्का सुप्रभात है। इसे हम सभी लोग H14 के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपके ब्रैकेट में दिया हुआ है। अब इसका विकास कैसे हुआ तो इसको देखते हैं कि अर्का सुप्रभात क्या है आपका। अर्का सुप्रभात का विकास किससे हुआ है? आपका हो गया आम्रपाली। इधर हो गया आपका आम्रपाली और इधर हो गया आपका अर्का अनमोल। अर्का अनमोल, तो ये हो गई आपकी अच्छा आम्रपाली किस्म का। अब डबल संकर क्रॉस का यहाँ पर तात्पर्य क्या है कि मान लेते हैं किसी एक किस्म का विकास, जैसे कि इधर अभी हम सभी लोगों ने पढ़ा था कि रत्ना का विकास किससे किया गया? नीलम तथा अल्फांसो से किया गया, और आम्रपाली का विकास दशहरी तथा नीलम से किया गया। अब जब हालांकि देखा जाए तो इसका विकास भी किसी दो किस्मों के आपस में क्रॉस कराने से हुआ, और आम्रपाली का विकास भी किन्हीं दो किस्मों से किन्हीं दो किस्मों का आपस में क्रॉस कराने से हुआ। जब इन दोनों का आपस में क्रॉस कराया जाएगा और अतिरिक्त किस्म का विकास हो जाएगा, तब हम सभी लोग कहेंगे कि हाँ एक या डबल कह सकते हैं कि जो डबल क्रॉस है उसकी किस्म है। ठीक है, तो आम्रपाली का विकास भी किन्हीं दो किस्मों से हुआ। आम्रपाली का विकास किससे किससे हुआ? तो दशहरी तथा नीलम से हुआ। किससे हुआ? आम्रपाली का विकास दशहरी तथा नीलम से हुआ, जबकि अर्का जो अनमोल है इसका विकास अल्फांसो तथा जनार्दन पसंद से हुआ। तो आम्रपाली और अर्का अनमोल का आपस में विकास करने से अर्का सुप्रभात का विकास हुआ, और आम्रपाली का जो विकास हुआ दशहरी तथा नीलम के आपसी क्रॉस के फलस्वरूप हुआ। वहीं अर्का अनमोल का विकास किसके क्रॉस के फलस्वरूप हुआ? अल्फांसो और जनार्दन पसंद के
आपसी क्रास के चलते हुआ है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा क्या है, मृदा की लंबवत काट को हम सभी लोग क्या कहते हैं, मृदा रूपरेखा अर्थात सॉइल प्रोफाइल कहते हैं, या फिर मृदा संस्तर अर्थात सॉइल होरिजन कहते हैं, या फिर मृदा स्तंभ सॉइल कॉलम कहते हैं, या फिर रिगोलिथ कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, मृदा रूपरेखा अर्थात क्या कहेंगे इसको, सॉइल प्रोफाइल हम सभी लोग कहेंगे। इसको हम सभी लोग क्या कहेंगे, सॉइल प्रोफाइल के नाम से इसको जानेंगे। मृदा संस्तर, मृदा स्तंभ तथा रिगोलिथ, ये सभी जब सभी लोग सॉइल साइंस के लेक्चर्स कर रहेंगे तब उसमें हम सभी लोग विस्तृत रूप से बात करेंगे इस पर। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले दिन। आप सभी लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।